इयान, सैनिक का बेटा। पश्चिम की भूमि के ग्रियानेग में एक शूरवीर रहता था, जिसकी 3 बेटियां थीं और अच्छाई और सुंदरता के कारण सभी द्वीपों में उनकी कोई बराबरी नहीं थी। सभी लोग उनसे प्यार करते थे, और जब एक दिन तीनों लड़कियां समुद्र के किनारे चट्टानों पर बैठी थीं और अपने पैर पानी में डुबो रही थीं, तो जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थीं। तभी लहरों के नीचे से एक बड़ा जानवर निकला और उन्हें समुद्र के नीचे बहा ले गया। और कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ चली गईं या उन्हें कैसे ढूंढा जाए। अब कुछ मील दूर एक कस्बे में एक सैनिक रहता था जिसके 3 बेटे थे, अच्छे युवा और मजबूत, और उस देश में शिनी के सबसे अच्छे खिलाड़ी थे। उस साल क्रिसमस के समय, जब परिवार एक साथ मिलते थे और बड़ी दावतें होती थीं, तीनों भाइयों में सबसे छोटे इयान ने कहा, चलो हम ग्रियानेग के शूरवीर के लॉन पर शिनी में एक मैच खेलें, क्योंकि उसका लॉन हमारे लॉन से अधिक चौड़ा और घास अधिक चिकनी है। लेकिन दूसरों ने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि वह दुखी है, और जब उसकी बेटियां देख रही होंगी तो वह उन खेलों के बारे में सोचेगा जो हमने वहां खेले थे। इयान ने कहा, उसे खुश या नाराज होने दो, हम आज उसके लॉन पर अपनी गेंद खेलेंगे। और ऐसा ही हुआ, और इयान ने अपने भाइयों से 3 गेम जीते। लेकिन शूरवीर ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और क्रोधित हो गया, और अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे युवकों को उसके सामने ले आएं। जब वह अपने हॉल में खड़ा हुआ और उन्हें देखा, तो उसका दिल कुछ नर्म हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा था जब उसने पूछा, तुमने मेरे महल के सामने शिनी खेलने का फैसला क्यों किया, जबकि तुम अच्छी तरह जानते थे कि मेरी बेटियों की यादें मुझे वापस आ जाएंगी। तुमने मुझे जो दर्द दिया है, वह तुम्हें भी सहना होगा। सबसे छोटे इयान ने उत्तर दिया, चूंकि हमने आपके साथ गलत किया है, इसलिए हमारे लिए एक जहाज बनाए और हम जाकर आपकी बेटियों को ढूंढेंगे। उन्हें हवा की दिशा में, हवा के विपरीत दिशा में या समुद्र की 4 भूरी सीमाओं के नीचे रहने दीजिए। हम उन्हें 1 साल और 1 दिन बीतने से पहले ढूंढ लेंगे और उन्हें ग्रियानेग वापस ले जाएंगे। 7 दिनों में जहाज बनकर तैयार हो गया और उसमें खाने पीने का बहुत सारा सामान और शराब भर दी गई। तीनों भाइयों ने उसका सिर समुद्र में डाल दिया और रवाना हो गए। 7 दिनों में जहाज सफ़ेद रेत के किनारे पर पहुंच गया और वे सब किनारे पर पहुंच गए। उनमें से किसी ने भी पहले कभी उस जमीन को नहीं देखा था और उन्होंने अपने चारों ओर देखा। फिर उन्होंने देखा कि उनसे थोड़ी दूर पर कई आदमी एक चट्टान पर काम कर रहे थे और एक आदमी उनके ऊपर खड़ा था। ये कौन सी जगह है? बड़े भाई ने पूछा, और जो आदमी पास खड़ा था उसने उत्तर दिया, ये वह स्थान है जहां ग्रियानेग के शूरवीर की 3 बेटियां रहती हैं, जिनका विवाह कल 3 दिग्गजों से होने वाला है। हम उन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं? युवक ने फिर पूछा, और पर्यवेक्षक ने उत्तर दिया, ग्रियानेग के शूरवीर की बेटियों तक पहुंचने के लिए आपको इस टोकरी में बैठना होगा और एक रस्सी द्वारा इस चट्टान के ऊपर तक खींचे जाना होगा। ओह, यह आसानी से किया जा सकता है, सबसे बड़े भाई ने कहा, और टोकरी में कूद पड़ा, जो तुरंत चलने लगी ऊपर और ऊपर और ऊपर जब तक वह लगभग आधी दूरी तक नहीं पहुंच गया। तभी एक मोटा काला कौवा उसकी ओर उड़कर आया और उसे तब तक चोंच मारता रहा जब तक वह लगभग अंधा नहीं हो गया, जिससे उसे मजबूरन उसी रास्ते से वापस जाना पड़ा जिस रास्ते से वह आया था। इसके बाद दूसरा भाई भी टोकरी में चढ़ गया, परंतु उसकी भी हालत खराब हुई, क्योंकि कौवा उसके ऊपर झपट पड़ा और वह भी अपने भाई की भांति लौट गया। इयान ने कहा, अब मेरी बारी है। लेकिन जब वह आधे रास्ते पर पहुंचा तो कौवा उस पर भी टूट पड़ा। जल्दी करो, जल्दी करो, इयान ने रस्सी पकड़े हुए लोगों से कहा, जल्दी करो, जल्दी करो, नहीं तो मैं अंधा हो जाऊंगा। और लोगों ने पूरी ताकत से रस्सी खींची, और अगले ही पल इयान ऊपर था और कौवा उसके पीछे था। क्या तुम मुझे एक टुकड़ा तंबाकू दोगे? कौवे ने पूछा, जो अब बिल्कुल शांत था। तुम बदमाश हो, क्या मैं तुम्हें मेरी आंखें नोचने की कोशिश करने के लिए तंबाकू दूं? इयान ने जवाब दिया, यह मेरा कर्तव्य था। कौवे ने उत्तर दिया, लेकिन इसे मुझे दे दो और मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त साबित होऊंगा। इसलिए इयान ने तंबाकू का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे दे दिया। कौवे ने इसे अपने पंख के नीचे छिपा लिया और फिर आगे बढ़ गया। अब मैं तुम्हें उस बड़े दानव के घर ले चलूंगा,
जहाँ शूरवीर की बेटी बैठी सिलाई करती है, यहाँ तक कि उसकी अंगुली भी आंसुओं से भीग जाती है। और कौवा उसके आगे आगे उछलता रहा जब तक कि वे एक बड़े घर तक नहीं पहुंच गए, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। वे अंदर गए और एक के बाद एक हॉल से गुजरे, जब तक कि उन्हें शूरवीर की बेटी नहीं मिल गई, जैसा कि पक्षी ने कहा था। तुम यहाँ क्यों आए? उसने पूछा, और इयान ने उत्तर दिया, मैं वहाँ क्यों न जाऊँ जहाँ आप जा सकते हैं। उसने उत्तर दिया, मुझे एक दैत्य यहाँ लेकर आया है। मैं ये जानता हूँ, इयान ने कहा, लेकिन मुझे बताओ कि विशालकाय कहाँ है, ताकि मैं उसे ढूंढ सकूं। वह शिकार के पहाड़ पर है, उसने उत्तर दिया, और गेट के बाहर लटकी लोहे की जंजीर को हिलाने के अलावा कोई भी उसे घर नहीं ला सकता। लेकिन वहाँ न तो हवा की दिशा में, न ही हवा की दिशा में, न ही समुद्र की 4 भूरी सीमाओं में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उसके खिलाफ लड़ाई कर सके, सिवाय इयान के, जो सिपाही का बेटा है, और वह अभी 16 साल का है, और वह उस दैत्य के सामने कैसे खड़ा हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं जिस देश से आया हूँ, वहाँ इयान की ताकत वाले बहुत से लोग हैं। और वह बाहर गया और जंजीर को खींचा, लेकिन वह उसे हिला नहीं सका और घुटनों के बल गिर पड़ा। इस पर वह तेजी से उठा और अपनी ताकत जुटाते हुए उसने जंजीर को पकड़ लिया, और इस बार उसने उसे इतना हिलाया कि कड़ी टूट गई। और शिकार की पहाड़ी पर खड़े दैत्य ने ये सुना और अपना सिर उठाया, ये सोचते हुए, ये सैनिक के बेटे इयान की आवाज़ लगती है। उसने कहा, लेकिन अभी वह सिर्फ 16 साल का है। फिर भी मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए। और वह घर आ गया। क्या आप इयान हैं, सैनिक के बेटे? उसने महल में प्रवेश करते हुए पूछा। नहीं, निश्चित रूप से, युवक ने उत्तर दिया, जिसकी कोई इच्छा नहीं थी कि वे उसे जाने। तो फिर तुम कौन हो, हवा की दिशा में या समुद्र की 4 भूरी सीमाओं में, जो मेरी युद्ध श्रृंखला को हिलाने में सक्षम हो? ये बात तुम्हें मुझसे कुश्ती लड़ने के बाद स्पष्ट हो जाएगी, जैसे मैं अपनी माँ से कुश्ती लड़ता हूँ। और एक बार वह मुझसे बेहतर साबित हुई, और 2 बार वह नहीं जीत पाई। इसलिए वे एक दूसरे से कुश्ती लड़ते रहे, एक दूसरे से उलझते रहे और तब तक लड़ते रहे जब तक कि उस विशालकाय ने इयान को घुटने के बल पर नहीं झुका दिया। इयान ने कहा, तुम अधिक शक्तिशाली हो, और दानव ने उत्तर दिया, सभी लोग ये जानते हैं। और उन्होंने एक बार फिर एक दूसरे को पकड़ लिया, और आखिरकार इयान ने विशालकाय को फेंक दिया और कामना की कि कौवा उसकी मदद के लिए वहां होता। जैसे ही उसने अपनी इच्छा व्यक्त की, कौवा वहां आ गया। कौवे ने कहा, मेरे दाहिने पंख के नीचे अपना हाथ रखो और तुम्हें एक ऐसा चाकू मिलेगा जो उसका सिर काटने के लिए काफी तेज है। और चाकू इतना तेज था कि उसने एक ही झटके में उस दानव का सिर काट दिया। अब जाओ और ग्रियानेग के राजा की बेटी से कहो, लेकिन सावधान रहो कि तुम उसकी बातों पर ध्यान न दो, और वादा करो कि तुम आगे नहीं जाओगे, क्योंकि वह तुम्हारी मदद करना चाहेगी। इसके बजाय मझली बेटी को खोजो, और जब वो तुम्हें मिल जाए, तो तुम मुझे इनाम के तौर पर तंबाकू का एक टुकड़ा दोगे। इयान ने जवाब दिया, अच्छा, तुमने मेरे पास जो कुछ भी है, उसका आधा हिस्सा कमाया है। लेकिन कौवे ने अपना सिर हिला दिया। तुम केवल वही जानते हो जो बीत चुका है, और जो कुछ भी पहले हुआ है, उसके बारे में कुछ नहीं जानते। यदि तुम असफल नहीं होना चाहते, तो अपने आप को स्वच्छ जल से धो लो, और दरवाजे के ऊपर एक बर्तन से बलसम लेकर अपने शरीर पर मल लो, और कल तुम बहुत से पुरुषों के समान शक्तिशाली हो जाओगे, और मैं तुम्हें बीच वाले के घर तक ले जाऊंगा। इयान ने कौवे के कहे अनुसार किया, और बड़ी बेटी की विनती के बावजूद वो उसकी अगली बहन को खोजने निकल पड़ा। उसने उसे पाया कि वह बैठी हुई सिलाई कर रही थी, उसकी अंगुली उसके आंसुओं से भीगी हुई थी। तुम यहाँ क्यों आए? दूसरी बहन ने पूछा। उसने उत्तर दिया, मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकता जहाँ तुम जा सकती हो। और तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि एक दिन मेरी शादी उस दानव से होगी जो शिकार पहाड़ी पर है। मैं उसे घर कैसे ला सकता हूँ? इयान ने पूछा। उस लोहे की जंजीर को हिलाने से ही वह बच सकता है जो गेट के बाहर लटकी हुई है। लेकिन न तो हवा की दिशा में, न ही पश्चिम की ओर, न ही समुद्र की 4 भूरी सीमाओं में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उसके साथ युद्ध कर सके,
सिवाय इयान के, जो सिपाही का बेटा है और वह अभी 16 साल का है। उसने कहा, मैं जिस देश से आया हूँ वहाँ इयान की ताकत वाले बहुत से लोग हैं। और वह बाहर गया और जंजीर को खींचा, लेकिन वह उसे हिला नहीं सका और घुटनों के बल गिर पड़ा। इस पर वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपनी ताकत को पूरी ताकत से इकट्ठा करते हुए उसने जंजीर को पकड़ लिया, और इस बार उसने उसे इतना हिलाया कि 3 कड़ियां टूट गईं। और दूसरे दानव ने शिकार की पहाड़ी पर यह सुना और अपना सिर उठाया, ये सोचते हुए, ये सैनिक के बेटे इयान की आवाज लगती है। उसने कहा, लेकिन अभी वह सिर्फ 16 साल का है। फिर भी मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए। और वह घर आ गया। क्या आप इयान हैं, सैनिक के बेटे? उसने महल में प्रवेश करते हुए पूछा। नहीं, निश्चित रूप से, युवक ने उत्तर दिया, जो नहीं चाहता था कि ये दैत्य उसे जाने, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ूंगा जैसे कि मैं ही वह हूँ। फिर उन्होंने एक दूसरे के कंधे पकड़ लिए और दानव ने उसे अपने दोनों घुटनों पर गिरा दिया। तुम ज्यादा ताकतवर हो, इयान चिल्लाया, लेकिन मैं अभी तक नहीं हारा हूँ। और अपने पैरों पर खड़े होकर उसने अपनी बाहें दानव के चारों ओर डाल दी। वे आगे पीछे झूलते रहे, और पहले एक सबसे ऊपर था और फिर दूसरा, लेकिन आखिरकार इयान ने अपना पैर विशालकाय के चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उसने कौवे को बुलाया और कौवा फड़फड़ाता हुआ उसकी ओर आया और कहा, अपना हाथ मेरे दाहिने पंख के नीचे रखो और तुम्हें वहां एक चाकू मिलेगा जो उसका सिर काटने के लिए काफी तेज है। और यह वास्तव में तेज था, क्योंकि एक ही वार में विशालकाय का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। अब अपने आप को गर्म पानी से धो लो और अपने शरीर पर बलसम का तेल मल लो, और कल तुम बहुत से पुरुषों की तरह ताकतवर हो जाओगे। लेकिन शूरवीर की बेटी की बातों से सावधान रहना, क्योंकि वह चालाक है और तुम्हें अपने पास रखने की कोशिश करेगी। तो अलविदा, लेकिन पहले मुझे एक टुकड़ा तंबाकू दे दो। मैं खुशी खुशी ऐसा करूंगा, इयान ने अपनी बात बीच में ही काटते हुए जवाब दिया। जैसा कि कौवे ने उसे बताया था, उसने उस रात नहाया और रगड़ा, और अगली सुबह वह उस कक्ष में गया जहां शूरवीर की बेटी बैठी थी। उसने कहा, मेरे साथ यहीं रहो और मेरे पति बनो। महल में बहुत सारा सोना चांदी है। लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया और अपने रास्ते पर चलता रहा जब तक कि वो महल के पास नहीं पहुंच गया जहां शूरवीर की सबसे छोटी बेटी हॉल में सिलाई कर रही थी। और उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके अंगूठे पर गिर रहे थे। तुम यहाँ क्यों आए? उसने पूछा, और इयान ने उत्तर दिया, मैं वहाँ क्यों न जाऊं जहाँ आप जा सकते हैं। मुझे एक दैत्य यहाँ लेकर आया था। उन्होंने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या तुम इयान हो, सैनिक का बेटा? उसने फिर पूछा, और फिर उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं रो रहा हूँ। लेकिन मुझे बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? कल विशालकाय व्यक्ति शिकार के पहाड़ से लौटेगा और मुझे उससे शादी करनी होगी। वह रो पड़ी। और इयान ने कोई ध्यान नहीं दिया और केवल इतना कहा, मैं उसे घर कैसे ला सकता हूँ? गेट के बाहर लटकी लोहे की जंजीर को हिलाओ। और इयान बाहर गया और उसने जंजीर को इतना खींचा कि वह झटके के बल से पूरी लंबाई में नीचे गिर गया। लेकिन एक पल में वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसने जंजीर को इतनी ताकत से पकड़ा कि उसके हाथ में 4 कड़ियां टूटकर गिर गईं। और विशाल ने उसे शिकार के टीले पर सुना जब वह अपने द्वारा मारे गए शिकार को एक थैले में डाल रहा था। पवन की दिशा में, या पवन की दिशा में, या समुद्र की 4 भूरी सीमाओं में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी जंजीर को हिला सके सिवाय इयान के, जो सैनिक का बेटा है। और अगर वह मेरे पास पहुंच गया है तो वह अपने पीछे मेरे 2 भाइयों को मृत छोड़ गया है। ऐसा कहकर वह महल की ओर वापस चला गया। उसके चलते हुए धरती उसके नीचे कांप रही थी। क्या तुम इयान हो, सैनिक के बेटे? उसने पूछा, और युवक ने उत्तर दिया, नहीं, निश्चित तौर पर। तो फिर तुम कौन हो? हवा की दिशा में, हवा की दिशा में या समुद्र की 4 भूरी सीमाओं में, जो मेरी युद्ध श्रृंखला को हिला सकते हो? केवल इयान, सैनिक का बेटा, ही ऐसा कर सकता है, और वह अभी 16 साल का है। इयान ने कहा, जब तुम मुझसे कुश्ती लड़ोगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ।
और उन्होंने एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़ लिया और दानव ने इयान को घुटनों के बल पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन एक पल में वह फिर से उठ खड़ा हुआ और अपने पैर को दानव के कंधों के चारों ओर मुड़ते हुए उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। काला कौवा, जल्दी आओ, वह चिल्लाया और कौवा आया और अपने पंखों से दानव के सिर पर वार किया ताकि वह उठ न सके। फिर उसने इयान को अपने पंखों के नीचे से एक तेज चाकू निकालने के लिए कहा, जिसे वह जामुन काटने के लिए अपने साथ रखता था, और इयान ने उससे दानव का सिर काट दिया। और वह चाकू इतना तेज था कि एक ही वार में दानव का सिर जमीन पर लुढ़क गया। आज रात भी आराम करो, कौवे ने कहा, और कल तुम शूरवीर की तीनों बेटियों को लेकर निचली दुनिया की ओर जाने वाली चट्टान के किनारे पर जाओगे। लेकिन ध्यान रखना कि पहले तुम खुद नीचे जाओ और उन्हें अपने पीछे आने दो। और मेरे जाने से पहले तुम मुझे एक टुकड़ा तंबाकू देना। इयान ने उत्तर दिया, सब कुछ ले लो, क्योंकि तुमने इसे अच्छी तरह से अर्जित किया है। नहीं, मुझे एक टुकड़ा दे दो। तुम जानते हो कि तुम्हारे पीछे क्या है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे आगे क्या है। और तंबाकू को अपनी चोंच में उठाकर कौवा उड़ गया। इसलिए अगली सुबह शूरवीर की सबसे छोटी बेटी ने महल में मिलने वाले सभी चांदी और सोने को गधों पर लाद लिया और वह सैनिक के बेटे इयान के साथ उस घर की ओर चल पड़ी जहां उसकी दूसरी बहन इंतजार कर रही थी कि क्या होने वाला है। उसके पास भी कीमती चीजों से लदे गधे थे, और जब वे महल पहुंचे जहां उसे बंदी बनाकर रखा गया था, तो सबसे बड़ी बहन के पास भी था। वे सब एक साथ चट्टान के किनारे पर पहुंचे और फिर इयान लेट गया और चिल्लाया, और टोकरी खींची गई और उसमें वे एक एक करके चढ़े और नीचे उतारे गए। जब आखिरी एक चला गया तो इयान को भी जाना चाहिए था और तीनों बहनों को अपने पीछे आने के लिए छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वह कौवे की चेतावनी भूल गया था और उन्हें पहले जाने के लिए कहा ताकि कोई दुर्घटना न हो। केवल उसने सबसे छोटी बहन से विनती की कि वह उसे वह छोटी सोने की टोपी रखने दे जो उसने दूसरों की तरह अपने सिर पर पहनी थी, और फिर उसने उन्हें बारी बारी से टोकरी में डालने में मदद की। वह बहुत देर तक प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन वह जितना भी इंतजार कर सकता था, टोकरी कभी वापस नहीं आई, क्योंकि स्वतंत्र होने की खुशी में शूरवीर की बेटियां इयान के बारे में सब कुछ भूल गई थीं और उस जहाज पर सवार होकर रवाना हो गई थी जो उसे और उसके भाइयों को ग्रियानेग की भूमि पर लाया था। अंततः उसे समझ में आया कि उसके साथ क्या हुआ था, और जब वह अपने आप से विचार कर रहा था कि क्या करना सर्वोत्तम होगा, तो कौवा उसके पास आया। उन्होंने गंभीरता से कहा, आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया और इसीलिए मैं यहाँ हूँ, इयान ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, कौवा बोला। जो सलाह नहीं लेगा वह युद्ध करेगा। आज रात तुम दैत्य के महल में सोओगे, और अब तुम मुझे एक टुकड़ा तंबाकू दोगे। मैं जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे साथ महल में रहो। ऐसा मैं न करूँ, परंतु कल आऊंगा। और अगले दिन उसने ऐसा ही किया, और उसने इयान को उस दानव के अस्तबल में जाने को कहा, जहाँ एक घोड़ा खड़ा था, जिसके लिए यह कोई मायने नहीं रखता था कि वह जमीन या समुद्र से यात्रा कर रहा है। लेकिन सावधान रहना, उसने कहा, तुम अस्तबल में कैसे प्रवेश करते हो, क्योंकि दरवाज़ा लगातार आगे पीछे झूलता रहता है, और अगर ये तुम्हें छू गया तो तुम चिल्ला उठोगे। मैं पहले जाऊंगा और तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। इयान ने कहा, जाओ। और कौवे ने एक झटका मारा और एक छलांग लगाई और सोचा कि वह बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन दरवाजा उसकी पूंछ के एक पंख से टकराया और वह जोर से चिल्लाया। फिर इयान पीछे की ओर भागा, फिर आगे की ओर भागा और उछला, लेकिन दरवाजा उसके एक पैर में फंस गया और वह अस्तबल के फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ा। कौवा जल्दी से उस पर झपटा और उसे अपनी चोंच और पंजों में उठा लिया और उसे वापस महल में ले गया, जहां उसने उसके पैर पर तब तक मरहम लगाया जब तक कि वह पहले की तरह ठीक नहीं हो गया। अब टहलने के लिए बाहर आओ, कौवे ने कहा, लेकिन ध्यान रखना कि जो कुछ भी तुम देखो उससे अचंभित मत होना, न ही किसी चीज को छूना। और सबसे पहले मुझे एक टुकड़ा तंबाकू दो। इयान ने उस द्वीप में कई अजीबोगरीब चीजें देखी, जितना उसने सोचा भी नहीं था।
एक घाटी में 3 नायक अपनी पीठ के बल लेटे हुए थे। 3 भालों से मारे गए जो अभी भी उनकी छाती में धंसे हुए थे। लेकिन उसने अपनी सलाह रखी और कुछ नहीं बोला, केवल उसने भाले निकाले और लोग उठकर बैठ गए और बोले, तुम इयान नामक सैनिक के बेटे हो और तुम पर एक जादू डाला गया है कि तुम हमारे साथ काले मछुआरे की गुफा तक यात्रा करो। इसलिए वे साथ साथ चलते रहे और गुफा तक पहुंच गए और उनमें से एक आदमी ये देखने के लिए अंदर गया कि वहां क्या मिल सकता है। और उसने एक डायन को देखा जो देखने में भयानक थी, एक चट्टान पर बैठी हुई थी, और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता उसने उसे अपनी लाठी से मारा और उसे पत्थर में बदल दिया, और इसी तरह उसने बाकी तीनों के साथ भी ऐसा ही किया। अंत में इयान अंदर गया। ये लोग जादू के प्रभाव में हैं, जादूगरनी ने कहा, और जब तक तुम उन्हें उस पानी से अभिषेक नहीं करोगे जो तुम्हें बड़ी महिलाओं के द्वीप से लाना होगा, तब तक वे जीवित नहीं हो सकते। ध्यान रहे कि तुम देर न करो। और इयान डूबते हुए दिल के साथ वापस चला गया, क्योंकि वह ग्रियानेग के शूरवीर की सबसे छोटी बेटी का पीछा करना चाहता था। तुमने मेरी सलाह नहीं मानी, कौवा उसकी ओर उछलता हुआ बोला, और इसलिए तुम पर मुसीबत आ गई है। लेकिन अब सो जाओ, और कल तुम उस घोड़े पर सवार होगे जो दानव के अस्तबल में है, जो समुद्र और जमीन पर सरपट दौड़ सकता है। जब तुम बड़ी औरतों के द्वीप पर पहुंचोगे तो 16 लड़के तुमसे मिलने आएंगे और घोड़े को खाना देंगे और उससे उसकी काठी और लगाम लेना चाहेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि वे उसे छू न पाएं, और उसे खुद खाना दो और खुद उसे अस्तबल में ले जाओ और दरवाजा बंद कर दो। और यह सुनिश्चित करना कि 16 अस्तबल के लड़के ताला खोलने पर एक ताला खोलो। और अब तुम मुझे तंबाकू का एक टुकड़ा तोड़कर दोगे। अगली सुबह इयान उठा और घोड़े को अस्तबल से बाहर निकाला, दरवाज़ा बिना किसी नुकसान के, और वो समुद्र पार करके बिग विमेन के द्वीप पर पहुंचा, जहां 16 अस्तबल के लड़के उससे मिले, और उनमें से हर एक ने उसके घोड़े को लेने, उसे खिलाने और अस्तबल में रखने की पेशकश की। लेकिन इयान ने केवल यही उत्तर दिया, मैं खुद उसे अंदर डालूंगा और उसकी देखभाल करूंगा। और उसने ऐसा ही किया। और जब वो उसकी कमर को सहला रहा था, घोड़े ने उससे कहा, वे तुम्हें हर तरह का पे देंगे, लेकिन तुम कुछ भी मत लेना, केवल मट्ठा और पानी को छोड़कर। और ऐसा ही हुआ, और जब 16 अस्तबल के लड़कों ने देखा कि वो कुछ भी नहीं पीता, तो उन्होंने सब पी लिया और एक एक करके तख्ते के चारों ओर लेट गए। तब इयान को अपने दिल में खुशी हुई कि उसने उनके अच्छे शब्दों का सामना किया था, और वह उस सलाह को भूल गया जो घोड़े ने भी उसे दी थी। खबरदार, कहीं तुम सो न जाओ और घर वापस आने का मौका हाथ से न निकल जाए, क्योंकि जब लड़के सो रहे थे तो मधुर संगीत उसके कानों में पड़ रहा था और वह भी सो गया। जब ये बात सामने आई तो घोड़ा अस्तबल का दरवाजा तोड़कर अंदर आया और उसे लात मारकर बुरी तरह जगा दिया। तुमने मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया, उसने कहा, और कौन जानता है कि समुद्र पर विजय पाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। लेकिन पहले वह तलवार लो जो दीवार पर लटकी है, और 16 ग्रूम्स के सिर काट दो। एक बार फिर लापरवाह साबित होने पर शर्म से भरकर इयान उठा और घोड़े के कहे अनुसार किया। फिर वो कुएं की ओर दौड़ा और पानी को चमड़े की बोतल में डाला, और घोड़े की पीठ पर कूदकर समुद्र पार उस द्वीप पर पहुंचा जहां कौवा उसका इंतजार कर रहा था। घोड़े को अस्तबल में ले जाओ, कौवे ने कहा, और खुद सो जाओ, क्योंकि कल तुम्हें वीरों को फिर से जीवित करना है और डायन को मारना है। और ध्यान रखना कि कल तुम इतने मूर्ख न बनो जैसे आज थे। इयान ने विनती की, मेरे साथ रहो, लेकिन कौवे ने अपना सिर हिलाया और उड़ गया। सुबह इयान जाग गया और जल्दी से उस गुफा में गया जहां बूढ़ी डायन बैठी थी, और उसने उसे वैसे ही मार डाला जैसे वह थी, इससे पहले कि वह उस पर जादू कर पाती। फिर उसने पानी को नायकों पर छिड़का, जो फिर से जीवित हो गए, और साथ में वे सभी द्वीप के दूसरी ओर चले गए और वहां कौवा उनसे मिला। आखिरकार तुमने जो सलाह दी थी उसका पालन किया है, कौवे ने कहा, और अब बुद्धि सीखकर तुम फिर से ग्रियानेग घर जा सकते हो। वहां तुम पाओगे कि शूरवीर की 2 सबसे बड़ी बेटियों का विवाह आज तुम्हारे 2 भाइयों से, और सबसे छोटी का विवाह चट्टान पर रहने वाले लोगों के सरदार से होना है। लेकिन उसकी सोने की टोपी तुम मुझे दे दोगे, और अगर तुम्हें वह चाहिए तो तुम्हें बस मेरे बारे में सोचना है और मैं उसे तुम्हारे पास लाकर दे दूंगा।
और मैं तुम्हें एक और चेतावनी देता हूँ। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम कहाँ से आए हो, तो कहो कि तुम अपने पीछे से आए हो, और अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहो कि तुम अपने आगे जा रहे हो। अतः यान घोड़े पर सवार हुआ और उसका मुंह समुद्र की ओर तथा पीठ किनारे की ओर कर दी, और वह दूर दूर तक चला गया, जब तक कि वह ग्रियानेड के चर्च के पास नहीं पहुंच गया, और वहां घास के एक मैदान में पानी के एक कुएं के पास वह अपनी काठी से नीचे कूद पड़ा। घोड़े ने उससे कहा, अब अपनी तलवार निकालो और मेरा सिर काट दो। लेकिन इयान ने उत्तर दिया, आपसे मुझे जो सहायता मिली है उसके लिए यह बहुत कम धन्यवाद होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं खुद को उन जादू टोने से मुक्त कर सकती हूँ जो दानवों ने मुझ पर और कौवे पर डाले थे, क्योंकि मैं एक लड़की थी और वह एक युवक था जो मुझे लुभाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए डरो मत, बल्कि जैसा मैंने कहा है वैसा करो। फिर इयान ने उसके कहने पर अपनी तलवार खींची और उसका सिर काट दिया और पीछे देखे बिना ही अपने रास्ते पर चला गया। चलते समय उसने देखा कि एक महिला अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है। उसने उससे पूछा कि वो कहाँ से आया है, और उसने वैसा ही उत्तर दिया जैसा कौवे ने उसे बताया था कि वह पीछे से आया है। फिर उसने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, और इस बार उसने उत्तर दिया कि वह उससे पहले जा रहा है, लेकिन उसे प्यास लगी है और वह पानी पीना चाहता है। तुम एक ढीठ आदमी हो, औरत ने कहा, लेकिन तुम्हें पीना चाहिए। और उसने उसे थोड़ा दूध दिया जो उसके पति के घर आने तक उसके पास था। तुम्हारा पति कहाँ है? इयान ने पूछा, और महिला ने उसे उत्तर दिया, वह शूरवीर के महल में अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए सोने और चांदी की टोपी बनाने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी बहनों द्वारा पहनी जाने वाली टोपियों जैसी होगी, जो इस पूरे देश में नहीं मिलेगी। लेकिन देखो, वो वापस आ रहा है, और अब हम सुनेंगे कि उसने कितनी तेजी से यात्रा की है। वह आदमी फाटक के अंदर आया और एक अजनबी युवक को देखकर उससे पूछा, बेटा, तुम क्या पेशा करते हो? इयान ने उत्तर दिया, मैं एक लोहार हूँ। और उस आदमी ने उत्तर दिया, तो फिर मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम शूरवीर की बेटी के लिए टोपी बनाने में मेरी मदद कर सकते हो। इयान ने कहा, आप वो टोपी नहीं बना सकते और आप ये जानते हैं। ठीक है, मुझे प्रयास करना चाहिए, आदमी ने उत्तर दिया, नहीं तो मुझे पेड़ पर लटका दिया जाएगा, इसलिए मेरी मदद करना अच्छा काम होगा। इयान ने कहा, अगर मैं कर सकूंगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन सोना और चांदी अपने पास रखो और मुझे आज रात लोहार खाने में बंद कर दो, और मैं अपना जादू चलाऊंगा। ये सोचकर उस आदमी ने उसे अंदर बंद कर दिया। जैसे ही चाबी ताले में घुमाई गई, इयान ने कौवे की कामना की और कौवा उसके पास आया, उसके मुंह में टोपी थी। कौवे ने कहा, अब मेरा सिर काट दो। लेकिन इयान ने उत्तर दिया, आपने मुझे जो मदद दी है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। यह एकमात्र धन्यवाद है जो आप मुझे दे सकते हैं, कौवे ने कहा, क्योंकि मुझ पर जादू डाले जाने से पहले मैं भी आपकी तरह ही एक युवा था। फिर इयान ने अपनी तलवार खींची और कौवे का सिर काट दिया और उसकी आंखें बंद कर दी ताकि वह कुछ भी न देख सके। उसके बाद वह लेट गया और सुबह होने तक सोता रहा, और फिर वह आदमी आया और उसने दरवाज़ा खोला और सोए हुए व्यक्ति को हिलाया। ये रही टोपी, इयान ने नींद में कहा और तकिए के नीचे से टोपी निकाली। और वह फिर से सो गया। जब वह फिर से उठा तो सूरज आसमान में चढ़ चुका था और इस बार उसने देखा कि एक लंबा, भूरे बालों वाला युवक उसके पास खड़ा था। मैं कौवा हूँ, युवक ने कहा, और मंत्र टूट गए हैं। लेकिन अब उठो और मेरे साथ आओ। फिर वे दोनों साथ साथ उस स्थान पर गए जहाँ इयान ने मृत घोड़ा छोड़ा था, लेकिन अब वहाँ कोई घोड़ा नहीं था, केवल एक सुंदर युवती थी। मैं घोड़ी हूँ, उसने कहा, और मंत्र टूट गए हैं, और वह और युवक साथ साथ चले गए। इस बीच लोहार टोपी को महल में ले गया और शूरवीर की सबसे छोटी बेटी की नौकरानी को उसे उसकी मालकिन तक पहुंचाने को कहा। लेकिन जब लड़की की नज़र उस पर पड़ी तो वह चिल्ला उठी, वह झूठ बोल रहा है, और यदि वो मुझे वह आदमी नहीं दिखाता जिसने वास्तव में टोपी बनाई थी तो मैं उसे अपनी खिड़की के पास पेड़ पर फांसी दे दूंगा। नौकर उसकी बातों से डर गया और जल्दी से लोहार को बताया, जो इयान को खोजने के लिए जितनी जल्दी हो सकता था भागा।
और जब वो उसे ढूंढकर महल में ले आया तो लड़की पहले तो खुशी से गूंगी, फिर उसने घोषणा की कि वह किसी और से शादी नहीं करेगी। इस पर किसी ने ग्रियानेग के शूरवीर को उसके पास बुलाया और जब एयान ने अपनी कहानी सुनाई तो उसने कसम खाई कि युवती सही कह रही थी और उसकी बड़ी बेटियों को कभी भी ऐसे पुरुषों से शादी नहीं करनी चाहिए जिन्होंने न केवल उस गौरव को अपने लिए ले लिया है जो उनका नहीं है, बल्कि कर्मों के असली कर्ता को उसके भाग्य पर छोड़ दिया है। और शादी के मेहमानों ने कहा कि शूरवीर ने अच्छी बात कही थी और दोनों बड़े भाइयों को देश छोड़ना पड़ा क्योंकि कोई भी उनसे बात नहीं करना चाहता था।